नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और नीतीश कुमार की चर्चा, बिहार की चर्चा, नीतीश कुमार के बड़े फैसले की खबर, उनके मुख्यमंत्री बनने या नहीं बनने को लेकर कई तरह के सस्पेंस जो बनाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक कुमार जी। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी जी, अभिषेक भाई, नमस्कार। तमाम दर्शक ये कह रहे थे कि हमने पहला जो शो किया था उसमें कई सारे कमेंट भी आए कि आप लोग रेगुलर बेस पे करते रहिए, तो दर्शकों की भारी डिमांड पर अभिषेक भाई फिर से जुड़ गए हैं। नीतीश के उस बड़े फैसले की बात तो करेंगे। नीतीश का जो बड़ा फैसला, कुछ देर बाद वो ऐलान करेंगे उस बड़े फैसले का, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा अभिषेक भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए बिहार के इस जनादेश को थोड़ा सा डिकोड करें कि ये मोदी की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है, या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की हार है। आखिर ये हुआ कैसे? इस तरह का नतीजा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, किसी को तो छोड़िए, बीजेपी के दो तीन दिग्गज नेताओं से जब हमारी बात हुई तो वो 150 के आसपास जा रहे थे। 150 से आगे सिर्फ एक नेता क्रॉस हुए कि देखो 147 48 आ रहे, 3 सीटों पे मामला फंसा हुआ है। अगर वो जीत जाएंगे तो 151 पहुंचेंगे और नहीं तो 146 47 के आसपास रहेंगे। और ऐसे में 200 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। आखिर हुआ क्या? देखिए संतोष जी, मैं इस आंकड़े को 150 मान के ही इसका विश्लेषण करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई इस प्रकार का माहौल बिहार में था। 2010 जैसा कोई माहौल था जिसमें इतनी सीटें आ जाए, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अब मानना ना मानना ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है संदेहवादी होना। लेकिन इस तरह से जो नतीजा आया है, मैं इसका विश्लेषण हमेशा 150 पर ही कर रहा हूं और 150 पर अभी भी करूंगा। और 150 सीटों पर भी अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो महागठबंधन की हार हो रही है। और महागठबंधन की हार यदि हो रही है तो हार के कारण क्या है? आपका मूल सवाल दरअसल यही है कि ये आया कैसे। तो देखिए, 150 सीटें अगर एनडीए को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आ रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में यदि 150 सीटें एनडीए को आ रही है, तो तय मान करके चलिए कि अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण से आगे नहीं बढ़ रहा है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उस मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी जमीन पर नहीं जा रही है और उसके सहयोगी दल उसे जमीन पर ले नहीं जाना चाहते। तीसरी बात, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में एक मुद्दा तो था, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर यह था कि एमवाई से आगे महागठबंधन बढ़े कैसे, और उस एमवाई से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढा गया मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता। मुकेश सहनी फैक्टर पूरी तरह से फेल हुआ और मुझे पहले से अंदेशा था कि मुकेश सहनी फैक्टर फेल होना है। 2-3 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो डेडिकेटेड वोटर जुड़ सकता था वो था महादलित वोटर। और महादलित वोटर जो जुड़ सकता था उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इस साल फरवरी मार्च में जो अपना पत्ता खोला, तो पत्ता तो बड़ा कारगर था। और जो कारगर पत्ता कांग्रेस ने खेला वो था राजेश राम की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी। लेकिन राजेश राम की ब्रांडिंग, संतोष जी, राजेश राम की ब्रांडिंग कांग्रेस नहीं कर पाई। और ये कांग्रेस पार्टी की कमी है, महागठबंधन की कमी है। क्योंकि एमवाई समीकरण में अगर महादलित का 6-7% वोट भी जुड़ता, 5% वोट भी जुड़ता, तो निश्चित तौर पे नतीजा काफी अलग जा सकता। तो ये सारी परिस्थिति रही जिस वजह से मुझे लगता है कि 150 सीटों तक का बहुमत एनडीए गठबंधन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 200 सीटें कैसे आई है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। ना मैं किसी दल का कार्यकर्ता हूं, ना किसी दल से जुड़ा हुआ हूं। विपक्ष की मांगे अपनी तरफ। विपक्ष तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जनादेश चोरी का है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 50 सीटें ऐसी आई है जिस पर बिहार में किसी को भरोसा नहीं हो सकता। जी। नहीं, बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात, एक सवाल जो उठता है कि ये बीजेपी जो 93 94 95 पर आगे चल रही थी और आखिरकार वो 89 पर आकर अटक गई। अगर बीजेपी 93 94 95 पर होती तो क्या बिहार की राजनीतिक परिस्थिति कुछ और हो रही होती? जो मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश की विदाई को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर 94 95 बीजेपी पहुंच जाती तो नीतीश न उनकी जरूरत होते, नीतीश न उनकी मजबूरी होते। क्या वाकई ऐसा हो पाता? देखिए, 2-3 परिस्थिति एक साथ है। मत भूलिए कि अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर दिल्ली की सरकार चल रही है और 80 प्लस सीटें अगर नीतीश कुमार की पार्टी को आ रही है, हमें भी अंदेशा था कि 70 से नीचे का सवाल ही नहीं है और 80 पहुंच सकती है।
लेकिन भाजपा 50 के आंकड़े को छू पाएगी ये भरोसा किसी को नहीं था, अब भी नहीं हो रहा है। लोजपा 19 सीटों तक पहुंच जाएगी ये भरोसा बिहार में शायद लोजपा के लोगों को भी ना हो। तो जेडीयू 80 के आसपास पहुंच रही थी, ये क्लियर दिखाई दे रहा था। और जब जेडीयू 80 पहुंच रही थी तो जेडीयू का कोई सांसद कमल ब्रांड साबुन से नहाने के लिए तैयार हो जाता, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ अगर खेल होता तो चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े होते। चंद्रबाबू नायडू को लगता कि अब अगली बारी हमारी है, पहले एकनाथ शिंदे की बारी थी, फिर नीतीश कुमार की बारी, फिर उनकी बारी। तो एक ये परिस्थिति थी कि दिल्ली की सरकार को खतरे में नहीं डालना है। लेकिन भाजपा इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार की सवारी एक शेर की सवारी है। नीतीश कुमार जीतने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल को इंटैक्ट रहने देंगे, इस बात में तो मुझे संदेह है। क्योंकि नीतीश कुमार के मोडस ऑपरेंडी को मैं शुरू से देख रहा हूं, 2010 से। लोजपा के विधायक दल को अपने में मर्ज कराया, 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक दल को अपने में मर्ज कराया, और 2020 में लोजपा और बसपा के विधायक दल को अपने में मर्ज कराया। अब उनके निशाने पर कौन कौन सी पार्टियां हैं? जिसको 30 वोट से सर्टिफिकेट मिला है, आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं कृपा तो हुई है, निर्मल बाबा वाली कृपा नहीं, लेकिन कृपा तो हुई है। जनादेश की कृपा हो, जनता की अच्छा, कृपा उस तो हुई है। पार्टी की पिछली बार भी एक ही जीते थे, बाद में वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। जी, उसी इलाके से थे। हम्म। है। तो एक वो है, एक आईपी गुप्ता साहब है। तो आगे ये क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक दल है, नजर बनाए रखिए लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल पर। कभी भी वहां 2/3 का लेजिटिमेट नंबर पूरा किया जा सकता है, और नीतीश कुमार इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। एक बार नीतीश कुमार ने 98, 99 या 100 का आंकड़ा छू लिया, 95 का आंकड़ा भी छू लिया बिहार विधानसभा में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि वो सत्ता में आने जा रही है निकट भविष्य में, अगले 10 वर्षों तक, अगर नीतीश कुमार ने 95 से 100 के बीच का नंबर हासिल कर लिया तो। नहीं, पहली इससे बात। पहले भी जब फरवरी 2005 में जब रामविलास पासवान किंग मेकर बनकर उभरे थे, तो उस समय भी उनकी पार्टी के बाहुबलियों को जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ, उस समय एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार ने अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे अचानक आनन फानन में मनमोहन सिंह की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है इस बार का, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ कैलकुलेटेड था। अगर 4-5 सीटों पर अंतिम समय में बीजेपी का खेला गड़बड़ा नहीं जाता तो शायद सब कुछ तय था, सब कुछ फिक्स था, इस तरह की शंका जताई जा रही। लेकिन जो जनादेश आया, क्यों आया, कैसे आया, आखिरी के 1 घंटे में किसने खेल कर दिया, किसके साथ खेल हो गया, 202 का आंकड़ा। नीतीश अगर अलग हो जाते तो 117 पर एनडीए गठबंधन टिक जाती। 5-6 सीटों की जरूरत फिर भी उनको सरकार बनाने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश चले जाते हैं तो भी उनकी सरकार नहीं बनती, तब उनको ओवैसी की जरूरत पड़ेगी। ओवैसी ने एक बड़ा ऑफर दे दिया, वो स्वीकार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओवैसी अब अगर अपने नीतीश उधर चले जाए, अगर नीतीश उधर चले जाए तो ओवैसी स्वीकार ना करें, उनके विधायक तो चले जाएंगे नीतीश के साथ। विधायक तो चले जाएंगे, विधायक तो चले जाएंगे, आपको लेकिन पिछली बार ओवैसी की की पार्टी घटना का मैं बता दूं संतोष जी, ओवैसी की पिछली बार। पार्टी का ऑफर बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री हमारा बना दो। नहीं, वो ऐसा तो तो नहीं चलता करेंगे रहता है, नीतीश। देखिए वो तो जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह भी कहते थे हमें मुख्यमंत्री बना दो, खंडित जनादेश में पहले ऐसा। खैर, आपको बिहार का एक दिलचस्प वाकया बता दूं, पिछली बार एक विधायक की कमी से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई, और पिछली बार तो केंद्र में अपने बूते बहुमत था। अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती तो ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे नहीं बन पाई? एक विधायक की कमी से। भाजपा बनाम राजद के खेल में सुधाकर सिंह बहुत कम वोटों से चुनाव जीते, और 75, अन्यथा 75 भाजपा होती, 74 राजद होती, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। खैर, और फिर उसके बाद बीजेपी आराम से अपना मुख्यमंत्री बनाने पर, तोड़फोड़ मचाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने की कोशिश भी करती। लेकिन इस बार जो खेल हुआ है, इस बार के खेल में आप देखिए, इस बार के हालात एकदम अलग है। पिछली बार राजद जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जुगत में वीआईपी के तीनों विधायकों को अपने साथ लेकर के 77 के आंकड़े पर पहुंची। और उस वक्त का वाकया मुझे अच्छी तरह से याद है कि रात के अंधेरे में एमआईएम के विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास कि हम जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, आप राजद में जाइए। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का खेल आप बिगाड़ दीजिए और जाके 75 से फिर उसको 79 पर ले आइए, यानी भाजपा से 2 ज्यादा। वो नीतीश कुमार ने भेजा था एमआईएम के विधायकों को उधर।
और जब एमआईएम के विधायक चले गए थे, मुझे याद है, मैं और अशोक वानखेड़े जी उस दिन चर्चा कर रहे थे, मैंने कह दिया था उनको, कहीं बैठे हुए थे हम लोग, कि अब नीतीश कुमार 1-2 महीने के अंदर देखिएगा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास थी कि वो पहले जेडीयू में शामिल होना चाहते थे। तो ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपकी, नीतीश कुमार ने इस बात को इंश्योर किया कि भारतीय जनता पार्टी 95 के आंकड़े तक न पहुंच पाए। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार ने इंश्योर किया, मैं कतई नहीं कह रहा हूं, आप मेरे मुंह में वो बात ना डालें, लेकिन बिहार में आप आंकड़े को देखें, मैं आपके सामने 4-5 सीटों की परिस्थिति रखता हूं। 500 से कम वोटों से जहां फैसला हुआ है, वो ज्यादातर सीटें भाजपा हारी है। एक सीट तो खैर 2-2:30 बजे ही सर्टिफिकेट मिल गया था, शायद वो 97 वोट या 70 वोट से माले हार गई थी भाजपा से। क्या पता वहां क्या होता, राम जाने, अगर बाद में लास्ट तक मामला खींचता तो। आखिरी दौर में जिन सीटों का फैसला हुआ, देखिए, फारबिसगंज में कांग्रेस के मनोज विश्वास जीते, किसको हराए? 221 वोटों से भाजपा को हराए। तकरीबन 400 वोटों से चनपटिया में किसको हराया? कांग्रेस के अभिषेक ने भाजपा को हराया, सिटिंग एमएलए को। ढाका में 178 वोट से राजद ने किसे हराया? भाजपा के पवन जायसवाल को हराया। रामगढ़ में किसे हराया? 30 वोटों से बसपा ने भाजपा को हराया। आखिरी दौर तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा था आईपी गुप्ता को, वो सीट किसने लास्ट मोमेंट में किसको हराया? आईपी गुप्ता ने। आप देखिए, नजदीकी मुकाबले वाली ज्यादातर सीटें भाजपा हारी है। अब जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि भाजपा हार गई। अच्छा, अब एक बड़ा दिलचस्प जो तमाम दर्शक जानना चाहते हैं, तमाम बिहार से ही नहीं बल्कि शायद इस देश का हर जागरूक व्यक्ति जिसको राजनीति की समझ है वो जानना चाहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और दूसरा, नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे? बीजेपी की हरकत, बीजेपी की आदत उनको पता है, बीजेपी का मिशन उनको पता है, ओवैसी का ऑफर उनको पता है। राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है, लुंज पुंज हो चुकी है, एक तरह की अजीब सी घबराहट की स्थिति यादव परिवार में है। नीतीश अब क्या अंतिम फैसला करेंगे, इधर उधर किधर? और क्या वो एक अने मार्ग से नीतीश अब बाहर निकलेंगे या एक अने मार्ग पर अभी भी उनका कब्जा रहेगा, यानी मुख्यमंत्री आवास पर? आखिर नीतीश अंतिम फैसला क्या करने वाले? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार बन गए तो उनका विधायक दल 85 से ऊपर जाना तय है, आप भी जानते हैं। बिहार में जो एक चीज निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। सब कुछ देश काल की परिस्थितियों और बिहार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने शपथ ले ली तो उनका नंबर 85 से ऊपर जाना तय है। वो हर विधानसभा में उनका नंबर सिटिंग विधायकों की संख्या से ज्यादा होता है। 2015 में जीते कितने थे? 115। 2010 में हो गया 119, पूरी की पूरी लोजपा चली गई उनके साथ, लोजपा का विधायक दल। 2020 में 2015 में कितने जीते थे? 2015 में जीते थे 71, पूरी की पूरी रालोसपा उनके साथ चली गई, उसका विधायक दल। 2020 में जीते थे 43, बसपा और लोजपा का पूरा विधायक दल ही खजाना खाली हो गया उनका, जो भी थोड़ा बहुत खजाने में आया था वो खाली हो गया। अब खजाना खाली करवाने वाला विधायक दल कौन कौन आया है वो देखिए। खजाना खाली करवाने वाला विधायक दल आया है बिहार में बसपा का। जनता की कृपा से 30 वोटों से विधायक बने हैं, जनता की कृपा से, मैं फिर कह रहा हूं, किसी और की कृपा से नहीं, जनता की कृपा से। अब जनता के बीच में बिहार के वोटर भी हैं और उस जनता के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री भी आते हैं, हम आप भी आते हैं, रामगढ़ की जनता भी आती है, लेकिन खैर रामगढ़ की जनता की कृपा से वहां है। ठीक इसी तरीके से आईपी गुप्ता, ये दो विधायक तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या करेंगे, नजर बनाए रखिए। अब आगे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा के संसदीय दल को तोड़ने का ऑपरेशन ललन सिंह के यहां से अंजाम दिया गया था, तो छिपा नहीं है। 6 में 5 विधायक चिराग को छोड़कर चले गए थे, यह बात तो पूरा देश जानता है। और अगर 2/3 का आंकड़ा लोजपा के अंदर नीतीश कुमार ने पूरा कर लिया, 19 में 13 विधायक वो लेकर के चले गए, तो 85-13 तो सीधे ही 98 हो जाते हैं। आप देखिए, और लोक जनशक्ति पार्टी में जो टिकट देने का क्राइटेरिया है, अब असल खेल क्या होगा? लोजपा के ऑपरेशन को नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा मुकम्मल करती है और जदयू मुकम्मल करती है। नहीं भारतीय तो जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि लोजपा को तोड़ेंगे तो चिराग पासवान के को मजबूरी हो जाएगी समर्थन वापस लेना, अगर वो भाजपा में मर्ज कराएंगे तो। क्योंकि फिर जनता क्या कहेगी कि हाँ, तब भी आप हनुमान है जब आपकी पार्टी का कबाड़ा कर रहे हैं। सीधी सी नहीं बात है। तो ओवैसी ओवैसी के भी तो 5 विधायक हैं।
ओवैसी के 5 विधायकों को मुझे लगता है कि फिर से राजद में भेजा जाएगा, 5 में कम से कम 4 को। अच्छा, मुझे जो लक्षण अब नज़र आ रहे हैं मुझे जो लक्षण नज़र आ रहे हैं कि 25 से 30 पर भेजने की कवायद की जाएगी वहाँ पर, कि नीतीश कुमार खुद 95 पहुँच जाए, 98 पहुँच जाए या 100 पहुँच जाए और उधर 30 करा दो। अच्छा, इस चुनाव में अगर प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार एक बम्पर फायदे में रही है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि चूंकि वो बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी को समझते हैं, पिछली बार जो दोनों डिप्टी सीएम उनको दिए गए थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ उनके कैसे तल्ख रिश्ते रहे। सम्राट चौधरी ने तो खैर मुरेठा खोल के एक तरह से सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के आगे। अब क्या ये भी संभावना हो सकती है कि लोजपा को तोड़ने की बजाय वो चिराग पासवान को कन्विंस करे कि दिल्ली की राजनीति छोड़ दो, वैसे भी बिहार को विकसित बिहार बनाने की बात करते रहे थे कि 3 बार सांसद बन के कुछ कर नहीं पाए, तो आ जाओ। तो क्या वो चिराग के सामने वो भी दाना डाल सकते हैं कि डिप्टी सीएम बन जाओ, और ऐसी हालत में बीजेपी भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि तब बीजेपी का भी एक ही डिप्टी सीएम होगा और चिराग पासवान एक डिप्टी सीएम होंगे। क्या इस तरह का कोई दाव नीतीश कुमार खेल सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, नरेंद्र मोदी अभी संसद में एक भी सांसद कम नहीं करना चाहेंगे। ये सांसद गंवाने की कीमत जो है कितनी बड़ी होती है, ये आप जानते हैं। खास करके 1 वोट से इस देश ने सरकार गिरते हुए देखा है। और जब सरकार बैसाखियों पर टिकी हो, उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी कभी भी चिराग पासवान को यह सलाह नहीं देंगे कि आप बिहार चले जाइए डिप्टी सीएम बन के। ये बात मैं जानता हूं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार महादलित की राजनीति करते रहे। चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना करके वो अपने महादलित वोट बैंक को हाथ से जाने देने की परिस्थितियों को पैदा नहीं करेंगे। ये बात कम से कम मैं अपनी समझ के आधार पर कह सकता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार को आप सब ने देखा है। बिहार भाजपा में अश्विनी चौबे से लेकर नंदकिशोर यादव तक कई सारे नाम डिप्टी सीएम के लिए दिए जा रहे थे। 3 नाम तो मेरी जानकारी में भाजपा आलाकमान की तरफ से दिए गए थे। मोतिहारी से चुनाव हारे हुए राधा मोहन सिंह, उसके बाद आपको अश्विनी चौबे और नंदकिशोर यादव, ये 3 नाम दिए गए थे नीतीश कुमार को 2005 में भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए। नीतीश कुमार ने तीनों नामों पर मुहर नहीं लगाई, और भागलपुर से भाजपा विपक्ष में थी, उसे सरकार बनानी नहीं थी तो एक सांसद कम कर लिया। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों सांसद हो गए। भागलपुर के सांसद सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाकर पटना लाया गया, आपको याद होगा, याद है ना? वो लोकसभा सदस्य थे सुशील कुमार मोदी। तो नीतीश कुमार को पता है कि सुशील कुमार मोदी को वो क्यों लाए थे। एक तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, नंबर 1 बात। दूसरी, सुशील मोदी बिहार में किसी बड़े जातीय समूह को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, नाम मात्र के वो बिहार पे। और सुशील मोदी ने वो काम मुकम्मल तरीके से किया कि बिहार भाजपा में कोई लीडरशिप नहीं उभरने दी। और बिहार भाजपा में लीडरशिप नहीं उभरी तो नीतीश कुमार अनडिस्प्यूटेड गैर यादव पिछड़े नेता के तौर पर बिहार में सामने आए। आज भले ही अपनी अपनी जातियों के नेता कोई मुकेश सहनी हो गए हैं, तो कोई आईपी गुप्ता हो गए हैं, कल को हो सकता है 2 4 10 और आ जाए। तो जितने ज्यादा अलग अलग जातियों के नेता पिछड़े वर्ग में आते चले जाएंगे, नीतीश कुमार का कबाड़ा जब तक राजनीतिक तौर पर निकालने की बीजेपी कोशिश करेगी, तब तक नीतीश कुमार का करियर ओवर हो चुका होगा। लेकिन जितना ज्यादा, देखिए, कास्ट की राजनीति बिहार ने अब तक ढंग से देखी नहीं थी। बिहार 80-20 की राजनीति कर रहा था अब तक। अब कुछ लोग 80-20 का मतलब यूपी वाला समझ लेंगे। 80% क्लास की राजनीति, वर्ग की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक, ये हो रहा था। और 20% होती थी कास्ट की राजनीति। और कास्ट की राजनीति में भी क्या था, बेसिकली 3 जातियां कास्ट की राजनीति करती थी, यादव, भूमिहार और राजपूत। बाकी सब क्लास की राजनीति करते थे, अगड़ा पिछड़ा के खांचे में फिट होकर के राजनीति करते थे। उस राजनीति का खात्मा अब रिवर्स, इस विधानसभा चुनाव का मैंडेट है कि अब रिवर्स गियर में जा रहा है। अब वाकई जाति की राजनीति में अब तक बिहार बदनाम था, लेकिन जाति की राजनीति बिहार ने अब तक की नहीं थी। जैसे गुजरात में पाटीदार के साथ साथ सभी जातियां करती है, खाम समीकरण, ये सब बात होती है। अब असली जाति की राजनीति बिहार में शुरू हो रही है। अफसोस यही है कि जाति की राजनीति बिहार में तब शुरू हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी के लिहाज से अफसोस है, हमारे लिहाज से अफसोस नहीं है, बीजेपी के लिहाज से कहें तो अफसोस की बात यह है, उसके हिंदुत्व की राजनीति के परवान चढ़ने के पहले जाति की राजनीति की एंट्री हो गई है। अगड़ा बनाम पिछड़ा में क्या था, एक वर्ग को साध ले और सत्ता के करीब पहुंच जाए। लालू यादव ने क्या था, पिछड़े वर्ग को साधा, सत्ता के करीब पहुंच गया अल्पसंख्यक वोटों से।
उसका तड़का लग गया। नरेंद्र मोदी कैसे पीएम बने राष्ट्रीय स्तर पर? गैर यादव पिछड़ों को साधा हिंदी भाषी भारत में, और उसमें अगड़े वर्ग का तड़का लग गया। ठीक इसी तरीके से बीजेपी की कोशिश थी कि गैर यादव पिछड़ों को साधा जाए, गैर यादव गैर कुर्मी पिछड़ों को अपने पाले में खड़ा करके और अगड़े वर्ग के सहयोग से सरकार बनाई जाए। लेकिन वो होता उसके अच्छा, पहले एक जाति की राजनीति बहुत नीचे तक उतर गई जाति जनगणना के बाद। एक 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 खबर और समुदाय का नेता बनने जा रहा है। राजभरवाद मैं इसे कहता हूं, जाति की राजनीति को राजभर मैं राजभरवाद। ओम प्रकाश एक राजभर पहले चेहरे के तौर पर दिखे हिंदी भाषी भारत में, जो जाति की राजनीति के सहारे आए। फिर संजय निषाद आए, फिर मुकेश सहनी आए, आईपी गुप्ता आए, और 1.5-2 दर्जन आने वाले 5 साल में वो नीतीश कुमार उभार के ले ही आएंगे, तय है। एक और चीज कही जा रही है अभिषेक भाई, एक चीज जो खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी को कि आप बड़ी पार्टी है, अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप ही बनिए, क्योंकि उस समय नंबर ऐसा था कि नीतीश कुमार का मन डोलता तो वो दूसरी तरफ चले जाते। इस बार कहा जा रहा है कि गलती से अगर नीतीश कुमार ने ये ऑफर दे दिया, हालांकि ये कहा जा रहा है कि हाई मोरल ग्राउंड में पिछली बार दिया था, इस बार भी दे सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने गलती से ये ऑफर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो बीजेपी तुरंत इसको एक्सेप्ट कर देगी। तो क्या नीतीश वाकई ऐसा करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ऑफर कहां देते हैं और नैतिक आधार पर इस्तीफा कहां देते हैं आप बखूबी जानते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर था और 4 महीने 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे, अगस्त या सितंबर 99 में। गईसल रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि 1-1.5 महीने में लोकसभा चुनाव थे और 4-5 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव थे। तो एक हाई मोरल ग्राउंड नीतीश कुमार ने लिया। जब नीतीश कुमार के पास 119 विधायक उनकी अपनी पार्टी के थे, तब लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद उन्होंने हाई मोरल ग्राउंड लिया था। 45 विधायकों और 85 विधायकों के नेता नीतीश कुमार मोरल ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। जब बीजेपी को ऑफर दे रहे थे, क्या सार्वजनिक तौर पे कोई ऑफर दिया था? नहीं दिया था। ये बात अंदर खाने से बाहर आई थी कि वो कोप भवन में बैठे हुए हैं, अपने करीबी लोगों से वो कहवा रहे थे, भाजपा के लोगों को उनसे कह रहे थे कि जाकर के कह दीजिए कि आप ही अपना बना लीजिए मुख्यमंत्री। लेकिन भाजपा को पता था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और फ्लोर पर इनके विधायक दूसरे पाले में चले जाएंगे। ये बखूबी पता था। नीतीश कुमार की सियासत है, अगर वो कह दे कि हम पूरब जा रहे हैं तो पूरब में उनको मत ढूंढिए, बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए, तब शायद मिल सकते हैं। पूरब में ढूंढने जाएंगे तो गच्चा खाएंगे। नहीं, ये तो भी कहा नीतीश जाता है कुमार कि देखिए, ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार का राइट हैंड क्या करेगा वो लेफ्ट हैंड को नहीं पता। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर अब कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस बार क्या वो डिप्टी सीएम में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, या वही दोनों नेता उनके साथ रहेंगे, या वो चाहेंगे कि कोई और उनके साथ आ जाए डिप्टी सीएम के तौर पर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगड़े वर्ग से डिप्टी सीएम बनाए, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो बदलाव मैं देख रहा हूं, उस बदलाव से बीजेपी अंदर तक डरी हुई है और उसको रोकने की कोशिश करेगी। जाति जनगणना ने बीजेपी को इतना मजबूर कर दिया कि आधे टिकट अपर कास्ट को दे दिए। 10% आबादी को 50% टिकट दे दिए थे। इस बार 49 टिकट दिए थे उसने, आपने देखा है। अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया है। और जाति जनगणना ने अपर कास्ट को जितना फ्लेक्सिबल बनाया है, राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की लाइन से अलग ले जाकर लचीला बनाया है, वो विपक्ष फायदा नहीं उठा पाया। वो आपस में उलझता रह गया। कैंडिडेट सिलेक्शन में जिस तरह की काबिलियत की जरूरत थी, वो तथाकथित चाणक्यों ने विफल कर दी, दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और राजद की तरफ से भी। नहीं तो अभी जो स्थिति दिख रही है, वो वक्त बिहार की राजनीति में दूर नहीं है जब ब्राह्मण और राजपूत, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि वो MY समीकरण की जगह ब्राह्मण राजपूत मुसलमान समीकरण खड़ा हो जाएगा आने वाले वक्त में। जिस प्रकार की राजनीति होती दिख रही है, क्योंकि इस राजनीति ने पहली बार अपर कास्ट को यह एहसास कराया है कि सत्ता उनके पास पहुंच सकती है, लेकिन सत्ता उन्हें भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं दिला सकती। बिना मुसलमान के समर्थन के कोई अपर कास्ट बिहार में चाहे कि मुख्यमंत्री बन जाए तो नहीं बन सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर किसी अपर कास्ट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, क्योंकि कौन चाहेगा कि अपना राजनीति खत्म कर ले। नहीं, बिहार की लेकिन राजनीति ये में एक 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 अगर रिवर्स गियर अपर की तरफ कास्ट, बढ़ रहे हैं। जी, अभी आप जो क्या है, कह रहे हैं राहुल गांधी उल्टी राजनीति पर चले गए। राहुल आप जो गांधी कह को रहे हैं कि ये बड़ा नैतिकली चाहिए चौंकाने कि वाला है, अपर कास्ट पुलिस को। हम्म, आप जो कह रहे हैं ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव के समय भी प्रदेश हम्म, प्रभारी बनाया धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, सह हम्म, प्रभारी बनाया केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी,
और जी नीतीश कुमार के ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर थी, जो पिछली बार जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल हुआ बिहार में, वो जी। शामिल किए गए। अब आप ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अपर कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती जा रही है? नहीं, इस विधानसभा में बढ़ना उसकी मजबूरी है। कारण क्या है, वोटिंग पैटर्न को हम लोगों ने देखा है। अगर बीजेपी 49 अपर कास्ट को टिकट नहीं देती तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपर कास्ट इंटैक्ट नहीं रहता, क्योंकि अपर कास्ट कैंडिडेट के साथ खुलकर मूव कर रहा था और मूव करने की इच्छा बना चुका था। यह बात तय है। आप सोचिए, एनडीए ने कितने टिकट दिए थे? 84 टिकट। 35% टिकट एनडीए ने अपर कास्ट को दिए थे। 35%। 35% ये मामूली नंबर नहीं है बिहार में पोस्ट मंडल एरा में, कि कोई गठबंधन, भाजपा 2010 और 2005 में हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन 2025 में हिम्मत करने पर क्यों मजबूर हुई? ड्यू टू कास्ट सेंसस। और कास्ट सेंसस एक ऐसा जिन है कि आपको किसी एक पाले में झुकना होगा। इनको भरोसा इस पर था कि बैकवर्ड क्लासेज के वोट, महादलितों के वोट नीतीश कुमार लेकर आ जाएंगे, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके हम ले आएंगे। अगर ये 150 के नंबर को हम मान रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 55 से ज्यादा सीटें नहीं है, ध्यान रखिए। अच्छा, अगर हम एक आखिरी 202 के नंबर को मान रहे हैं कि ये वास्तविक नंबर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से 202 सीटें आई है, तो बीजेपी के पास 89 नंबर है। लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि ये 150 नंबर की सीटों की संख्या है, तो अब हम 55 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन से सीटें नहीं दे सकते। तो भारतीय अच्छा, एक जनता आखिरी पार्टी को यह पता है कि लॉस कहां हम्म, हो रहा है। और अभी एक बात जान लीजिए, अगर इस बार बीजेपी ने बैकवर्ड क्लासेस से डिप्टी सीएम बनाया, एमवाई समीकरण से मुसलमानों का भरोसा उठ चुका है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एबिस्मली लो हो गया है, बहुत कम हो गया है, बहुत नीचे चली गई है। मुस्लिम शायद 11 या 14 है, सही कुछ है मुस्लिम विधायक बिहार विधानसभा में। पिछली बार से कम है काफी। पिछली बार से कम है। अब कौन है सीमांचल में? कुछ लोग जीते हैं, 5 एमआईएम के हैं, उसके बाद 2 कांग्रेस के हैं, 7 हैं, 3 राजद के हैं, 10 हैं, जेडीयू से एक जमा खान है, शायद एक आध और होंगे, 11। हमारे यहाँ ढाका में, चंपारण के इलाके में फैसल रहमान है। यही 12 नहीं, 13 या 14 इतने ही ये बड़ा एमएलए आए हैं। दिलचस्प ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा अब है कि जो मुस्लिम बहुल जो 24 विधानसभा सीटें थी अभिषेक भाई, जी। उसमें से 14 सीटें एनडीए गठबंधन जीता है। मुस्लिम बहुल 24 सीटों में से हम्म, 14 एनडीए गठबंधन जीता है, 5 महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जीता है, और 5 हम्म, जो है वो एआईएमआईएम जीता है। और जो हम्म, सबसे बड़ी घनी आबादी जो मुस्लिम वाला जो कहा जाता है, किशनगंज 68% मुस्लिम है, वहां हम्म, पे कांग्रेस जीती है। और एससी एसटी यानी दलित और आदिवासी की जो 40 सीटें हैं, उसमें से भी 34 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीती है। और फ्रेंडली फाइट वाली 12 सीटों में से, जो कहा जाता है ना कि फ्रेंडली फाइट जैसा हम्म, राजनीति में कुछ नहीं होता, फ्रेंडली फाइट वाली 12 सीटों में से 8 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन हार गया है। ये एक हम्म। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। लेकिन अब सवाल ये नहीं, कि देखिए, रिजर्व बिहार सीटों की जो बात आपने की, रिजर्व सीटों पर हिंदुत्व का कार्ड बहुत आसानी से चलता है। बहुत आसानी से चलता है। हाँ, क्योंकि और ये वहां सत्तर बीजेपी का परसेंट वोटर चुनावी हिंदू हो जाते हैं। ये बीजेपी का ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा में कहा था कि दलित सांसद सबसे ज्यादा हमारे पास है, और जी। आदिवासी सांसद हमारे पास सबसे ज्यादा है, और नरेंद्र मोदी ने भी अरे कहा था। भाई तो साहब, बीजेपी का तो ये अनवरत बना हुआ है। रिजर्व सीटों पर कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई भूमिहार, कोई राजपूत, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा नहीं होता ना। वहां जाति बिल्कुल, कार्ड नहीं, वहां जाति कार्ड दलितों के बीच चलता है, जो 15, 20, 22% होते हैं वहां। वहां चलता है। एक बात अब उनके बीच चलता है कि कोई पासवान हो गया, कोई रविदास हो गया, कोई धोबी हो गया। जो बची हुई 70% आबादी है, उनके बीच कास्ट कार्ड नहीं चलता। इसलिए रिजर्व सीटों पर अगर एनडीए का स्ट्राइक रेट है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो ट्रेडिशनल है। लेकिन जनरल सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट है, ये सरप्राइजिंग है। और सरप्राइजिंग होने के कारण जो बड़ा मुद्दा है, यादव रिप्रेजेंटेशन घट गया। आखिर लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया, इसकी वजह से ही मुसलमान उनसे जुड़े थे, ऐसी बात नहीं है। लालू यादव से मुसलमान इसलिए जुड़े थे क्योंकि बिहार में 14% यादव, जाति गणना के पहले भी लगता था लोगों को कि 12-14% है। 14% यादव वोट है, और एम वाई समीकरण वही एक ऐसा समीकरण दिखता था जो लगता था कि भाजपा से मुकाबला कर सकता है। 14 और 18, 32% का चंक, इसलिए जुड़े अच्छा, हुए थे। अब अब दो तीन उस पर सवाल से उनका भरोसा उठ गया। अब दो इस तीन सवाल चुनाव ने क्या किया? अब आज की तारीख में देखिए, दूसरी बड़ी गलती की तरफ हो सकता है राहुल गांधी चले जाए। अब राहुल गांधी ने अगर पिछड़े को छोड़कर अगड़ों की राजनीति उठा ली इस विधानसभा में, दलित और सवर्ण की राजनीति अगर इस विधानसभा में उठा ली, राजेश राम को ही चेहरा रहने दिया और उसके साथ सवर्ण चेहरों को अटैच करना शुरू कर दिया,
तो दलित, सवर्ण और मुसलमान की राजनीति कांग्रेस पार्टी लेकर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि MY समीकरण से इस चुनाव ने बिहार के अंदर मुसलमानों को दूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सवर्ण वोटों को बचाना अब बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस के नहीं, पास अकल है तो एक बड़ी बार चुनौती है, अकल नहीं है अभिषेक तो भाई, बहुत इसको जो आपने फॉर्मूला बताया, इसको मैं बीडीएम का फॉर्मूला कहता हूं, और लंबे अरसे से मैं कहता हूं कि बीडीएम के फॉर्मूले के बिना कांग्रेस का देखिए, कोई बीडीएम का खेमनहार नहीं है। फॉर्मूला यूपी में है क्या, आपको बता दें। हाँ, वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण क्या मतलब है। अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम। देखिए, दिक्कत यह कांग्रेस है के कि पास राहुल दिक्कत गांधी क्या है, गलत ट्रैक देखिए पे चले गए थे। अब राहुल गांधी क्या सही ट्रैक पे आ पाएंगे? देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, कुछ चीजें अब कहनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए ब्राह्मण को ही नेतृत्व देना होगा, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते अगर ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति को कांग्रेस परवान पर नहीं चढ़ा पाई, तो ये कांग्रेस पार्टी की विफलता है, ये कांग्रेस की कमजोरी है, ये उसकी अदूरदर्शिता है, शॉर्ट साइटेडनेस है उसकी। और बिहार के अंदर जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, पैक्स के चुनाव में तो कोई आरक्षण नहीं होता, कोऑपरेटिव में कोई आरक्षण नहीं होता। वहां सबसे ज्यादा कौन जीत के आते हैं? राजपूत समाज के लोग जीत के आते हैं। बिहार के अंदर राजनीतिक सामर्थ्य सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी में राजपूतों के पास है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजनीतिक सामर्थ्य और सबके साथ उठ बैठकर राजनीति करने की क्षमता ब्राह्मणों के पास है, संख्या बल भी उनके पक्ष में है। तो कांग्रेस को इस चीज पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम साथ जोड़ करके लाएं। भारतीय जनता पार्टी, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अपर कास्ट से एक डिप्टी सीएम बना सकती है। हाँ, लेकिन अपर कास्ट में एक अब बड़ी मोटे बीमारी है, अपर अब मोटे कास्ट में तौर एक पे बड़ी राजनीतिक बीमारी है। मैं आपको फिर बता दूं, राजनीतिक बीमारी में मुहावरे के तौर पे कह रहा हूं। देखिए, जो समाज का लंबे समय से वंचित तबका रहा है, वो किसी व्यवसायी को, किसी बाहुबली को नेता मान लेता है। अनंत सिंह विधायक हो सकते हैं, अनंत सिंह भूमिहारों के नेता कहीं नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसी तरह कोई व्यवसायी या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई बिजनेस करने वाला आदमी, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई कारोबारी, कोई ठेकेदार, किसी भी अपर कास्ट का नेता नहीं हो सकता। अपर कास्ट के नेता कौन होते हैं? अपर अब कास्ट के सीधे नेता सीधे होते हैं अभिषेक जगन्नाथ भाई, मिश्रा, अपर समय कास्ट भी के थोड़ा नेता होते हैं सत्येंद्र नारायण सिंह। समय पर भी थोड़ा सा हम दर्शकों के सामने एक चीज बताइए। आज जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ही नेता चुने जाएंगे और बीजेपी उनको ही मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगी, इसको लेकर अब 100% निश्चित है, या कोई किंतु परंतु भी हो सकता है? तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि विधानसभा ने गणित लास्ट मोमेंट में, जो गणित शाम में 4 बजे तक दिख रहा था, वो 7, साढ़े 7 बजते बजते वो गणित इस ढंग का फंस गया कि 5 मुसलमान विधायक जो ओवैसी की पार्टी के हैं, जो सर्टिफिकेट ओवैसी की पार्टी के तौर पर लिए हैं, लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार बन जाए, ये हालात वो सुनिश्चित कभी कर नहीं सकते हैं। तो जब बाजी और गणित उनके हाथ में चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही राजनीतिक तौर पर स्वीकार करना होगा। दूसरा बैलेंसिंग सवाल एक्ट में कौन है बिहार दूसरा विधानसभा सवाल में? ओवैसी है। दूसरा सवाल, चिराग पासवान क्या फैसला करेंगे? क्या दिल्ली में बने रहेंगे या नीतीश कुमार की बात मानकर वहां जाकर उप मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का ऑफर कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ती, तीसरा तीसरा सवाल, तेजस्वी यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन अब क्या करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, पहले इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती यह है कि वोट बैंक बचाए। तेजस्वी यादव के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि जो यादव थोड़े बहुत इधर उधर भागते थे, उनके विधायकों की संख्या लंबे वर्षे के बाद, 20-25 साल के बाद 50 से नीचे आई है। अगर मैं सही हूं तो हो सकता है कि कभी एक आध बार 45-46 हो गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर मौके पर या लगभग सभी मौके पर 50 से ऊपर रहे। हर पांचवा विधायक यादव रहा है बिहार में, कम से कम। एक आखिरी अब वो सवाल, क्या 28 पर आ गए हैं, अब वो 28 पर आ गए हैं, तो यादव समाज के लोगों की भी आंख खुलने वाली है कि भाई मुख्यमंत्री पद ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व भी अब जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये स्थिति यादवों के सामने अब आ रही है। अच्छा, ये एक तेजस्वी बड़ा यादव सवाल के लिए सिल्वर लाइनिंग है। कि लगातार जीत जीत जीत, विपक्षी गठबंधन की लगातार हार हार, और हर हार के बाद यहां तो जैसे नतीजे आने लगे थे दोपहर के 12 बजे के बाद से ही 14 नवंबर को वोट चोरी एसआईआर कैंपेन चलने लगे। हर हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराना, हर हारने के बाद एसआईआर की बात करना, एसआईआर तो पहली बार बात हुई थी, लेकिन हर हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, ये लगता नहीं कि विपक्ष ने एक सुविधाजनक एक बहाना ढूंढ लिया है कि आप हार जाते हो तो कमियां नहीं तलाशते, आप सीधे सीधे चुनाव आयोग की बात कर लेते हो। कभी राजीव कुमार होते हैं, कभी ज्ञानेश कुमार होते हैं, आगे आने वाले में कोई और कुमार होंगे, कोई संधू होंगे, कोई जोशी होंगे। क्या विपक्ष को अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और क्या विपक्ष इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार है?
देखिए 50% कारण आप मान सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के आरोप है, लेकिन 50% इनकी अपनी कमजोरियां भी तो है। अकेले कांग्रेस की नहीं, पूरे विपक्ष की कमजोरियां हैं। कर्नाटक का चुनावी नतीजा जब आता है तो आप स्वीकार कर लेते हैं। पहली चीज यह है कि जब वोट चोरी के मुद्दे पर आप एकमत हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर जब आप एकमत हैं, तो एक आध जीती हुई राज्य की सीटों को भी तो गंवा के देखिए। आप सीधे कह दीजिए हम इस नतीजे को स्वीकार नहीं करते, या एक आध राज्य में चुनाव बहिष्कार करके तो देखिए कि हम इस निष्पक्ष चुनाव, इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं मानते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन बायकॉट की हद तक एक बार जा करके तो देखे, मुद्दा राष्ट्रीय से बढ़ के अंतरराष्ट्रीय बनेगा पूरी दुनिया में। आखिर इमरजेंसी क्या थी? इमरजेंसी हटाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरफ से भारत पे दबाव बना। आखिर 1946 आते आते क्या स्थिति हुई भारत को आजाद करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, तमाम बड़े देशों की तरफ से दबाव बनने लगा ब्रिटेन पर कि इंडिया को फ्री करो। इमरजेंसी के समय में भी आपने देखा होगा किस तरह से अंतरराष्ट्रीय ताकतें भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना रही थी। तो एक बार अगर चुनाव बहिष्कार की परिस्थितियां पैदा हो जाए, उसके बाद से वोट चोरी जैसी प्रक्रिया, आप सोचिए चुनाव आयुक्त अगर रिटायर होगा, ऐसा कानून बना दिया गया, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। मतलब कार्यकाल में अगर उसने कोई गड़बड़ी की है तो उस प्रोसीडिंग की जांच नहीं होगी। ऐसी सुविधा तो राष्ट्रपति को भी नहीं है पद से हटने के बाद। अच्छा, आपने जो कांग्रेस की जो 50% गलती कही, वह 2025 का साल चल रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं 16 नवंबर 2025, दर्शकों को थोड़ा सा याद दिला देता हूं। 2017 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था देश की राजधानी दिल्ली में, और 2017 के देश की राजधानी दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात पर जोर दिया गया था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए वह समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करेगी। ये 2017 की बात बता रहा हूं अभिषेक भाई। इसके जी। बाद 11 दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वीवीपैट के साथ 100 पेपर ट्रेल वेरिफिकेशन की मांग की थी। 2017 से 2025 आ गया और कांग्रेस पार्टी अपने इस मुद्दे को सड़क पर उतार नहीं पाई, और जैसा कि आपने कहा कि उसमें हिम्मत नहीं आ पा रही है कि एक जगह जीतने के बाद भी वो इस्तीफा दे और चुनाव बहिष्कार की हद तक जाए, ताकि ये जो वोट चोरी का मसला है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन सके। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष की कोई भी पार्टी इस तरह की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी भी कमजोरी है। तो अभिषेक भाई, हमारे साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और अभिषेक भाई ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया, अब कोई किंतु परंतु नहीं, नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार नहीं, एक करना चीज और पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जी, सबसे महत्वपूर्ण पद अब मुख्यमंत्री नहीं है, स्पीकर कौन बन रहा है इस पर ध्यान स्पीकर रखिए। कौन बनेगा। तो इस बार विधानसभा के स्पीकर का पद किसके पास जाएगा और कौन बनेगा, ये दोनों चीज, पहले तो पार्टी और फिर कौन व्यक्ति बनेगा विधानसभा स्पीकर, इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा। तो हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। जी नमस्कार।